प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 उन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसकी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से मिलती है। हर महीने जब वो अपने मन की बात के माध्यम से देशवासियों से अपने उद्गार साझा करते हैं, अपनी भावनाओं को लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे बिंदु हम सबको मिलते हैं जिन पर चर्चा करके हमारे ज्ञान में भी विस्तार होता है और हमारी सोच, हमारी संवेदनाओं को भी एक गहनता की अलग अनुभूति हो पाती है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उन चीजों को महसूस करते हैं। दरअसल 8 दिसंबर 2021 की तारीख हमारे अपने इतिहास की एक दुखद तारीख के रूप में याद इसलिए किया जाएगा क्योंकि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में आप जानते ही हैं कि एक आर्मी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और कुल 13 लोगों की उस दुर्घटना में जान चली गई थी। लेकिन सिर्फ उसमें ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह थे जिनकी तब सांसें चल रही थीं। उसके बाद एक सप्ताह का लगभग समय बेंगलुरु के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका बीता, जहां वो जिंदगी के लिए मौत से जूझते रहे, संघर्ष करते रहे। लेकिन नियति का अपना एक विधान है और उसको स्वीकार करना ही होता है इंसान के रूप में हम सबको, और नियति के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया लगभग एक सप्ताह बाद। लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अपने जाने के बाद भी जीते जी उन्होंने इस देश के लिए कितना कुछ किया है। बहुत लंबी दास्तानें हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई, बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जो हम सबको प्रेरित करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन जाने के बाद भी कुछ ऐसे पक्ष उनके व्यक्तित्व के, उनकी सोच के, उनकी संवेदनाओं के निकल कर आए जिसका जिक्र विशेष तौर पर प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया, कुछ पत्रों का जिक्र किया। मेरे प्यारे देशवासियों, महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पुरुषम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। माँ भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन आकाश की इन बुलंदियों को रोज गर्व से छूते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर में थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। वरुण जब अस्पताल में थे उस समय मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा देखा जो मेरे हृदय को छू गया। अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था। इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी को पढ़कर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर भी वे जड़ों को सींचना नहीं भूले। दूसरा कि जब उनके पास सेलिब्रेट करने का समय था तो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की चिंता की। वो चाहते थे कि जिस स्कूल में वो पढ़े वहां के विद्यार्थियों की जिंदगी भी एक सेलिब्रेशन बने। अपने पत्र में वरुण सिंह जी ने अपने पराक्रम का बखान नहीं किया, बल्कि अपनी असफलताओं की बात की। कैसे उन्होंने अपनी कमियों को काबिलियत में बदला, इसकी बात की। साथियों, औसत से असाधारण बनने का उन्होंने जो मंत्र दिया है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस उद्गार से ही प्रेरणा लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में, उनके पिता कर्नल केपी सिंह जी और उनकी मां उमा सिंह जी से। ये दोनों इस समय भोपाल में हैं और टेलीफोन लाइन के जरिए हमसे जुड़े हुए हैं। कर्नल केपी सिंह जी और उमा जी, आप दोनों को मैं नमन करता हूं और अपना ये सौभाग्य समझता हूं कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए, विशेष तौर पर युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिताजी जो खुद फौजी हैं,
कर्नल कृष्ण प्रताप सिंह जी, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन फौजी हमेशा फौजी रहता है, उसका जज्बा हमेशा वही रहता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्नल साहब, करोड़ों लोग आपको सुनेंगे और उस व्यक्तित्व से प्रेरित होंगे जिसकी सोच की आभा मन की बात के माध्यम से लोगों तक पहुंची। मुझे लग रहा है कि एक सप्ताह का वो समय भी बहुत मुश्किल समय बीता होगा आप सबका, जब मौत से जूझते हुए जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। आपको जब खबर मिली पहली बार, कब और कैसे आप तक ये सूचना पहुंची थी? देखिए, ऐसा है कि हमारा छोटा बेटा जो है इंडियन नेवी में है, लेफ्टिनेंट कमांडर बॉम्बे में जी। हम लोग उसके पास गए थे अपनी छोटी वाली पोती की बर्थडे के लिए। और उस टाइम में मैं रास्ते में वापस आ रहा था कहीं से, तो मुझे खबर मिली कि एक हेलीकॉप्टर इस तरह से क्रैश हुआ है। तो बहुत दुख हुआ कि देश के सबसे सीनियर फौजी अफसर की उसमें उस टाइम मौत की कोई बात नहीं, चोट लगी है, मतलब कि उसमें इन्वॉल्व थे। और हेलीकॉप्टर का क्रैश है तो हादसा कैसा हो सकता है ये पता नहीं था। तो तब तक आपको मालूम नहीं था कि उसमें ग्रुप कैप्टन वरुण भी है? मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं थी कि उसमें वरुण भी होगा, क्योंकि वरुण हेलीकॉप्टर पायलट है नहीं और वो फिक्स विंग का टेस्ट पायलट है और वहाँ पे स्टाफ कॉलेज में पोस्टेड था इंस्ट्रक्टर के तरह से जी। तो मुझे बिल्कुल ही इसके बारे में आइडिया नहीं थी। तो मैं जब रास्ते में था, वापस आ रहा था कहीं से, तो ये भी खबर मुझे मिली, किसी भोपाल के किसी पत्रकार ने मुझे फोन करके पूछा, क्योंकि कुछ पत्रकार मुझे जानते हैं, उसके बारे में रिएक्शन चाहिए था कि जो क्रैश हुआ है उसके बारे में। वरुण से उनका भी कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे इसके बारे में खुद ही नहीं पता था कि क्रैश हुआ है। तो क्रैश का थोड़ा बहुत टीवी पे, उस पे मोबाइल पे देखा। फिर मुझे मेरी बहू का फोन आया बेंगलुरु से कि नहीं, वेलिंगटन से। अच्छा। जो कि वेलिंगटन में वरुण के साथ रह रही थी, उसका फोन आया कि वरुण ठीक ठाक है। अच्छा। तो मैंने कहा वरुण ठीक ठाक है मतलब, मुझे थोड़ी सी सड़क पे आवाज थी। मैंने कहा आप जनरल रावत की बात कर रही हो तुम? कहती नहीं नहीं, वरुण आपका बेटा ठीक ठाक है। मैंने कहा उसको क्या मतलब इससे? तो मुझे बताया गया कि वो जनरल रावत का प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के सुलूर उनको लेकर के साथ में आना था। तो हेलीकॉप्टर में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनके जो संपर्क अधिकारी या लाइजन ऑफिसर, इस रूप में वो उसमें मौजूद थे? जी जी। अच्छा। वो एक तरह से उनके एक रूटीन की ड्यूटी भी है। हाँ। एक प्रोटोकॉल की ड्यूटी जो है सलूर एयर बेस पे जाके, और वहां से उनके साथ में हेलीकॉप्टर में एज ए पैसेंजर ही आ रहे थे। उसको कई जगह पे कुछ लोगों ने शायद थोड़ा कंफ्यूजन था कि वो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, ऐसा नहीं था। जी जी। तो तुरंत हम लोग गए उधर, अगले दिन सवेरे पहुंचे। उस दिन तैयारी चल रही थी उनको इवैक्यूएट करने की, और उसके बाद से इवैक्यूएशन हुआ 9 तारीख को बेंगलोर में एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल में। और कमांड हॉस्पिटल में फिर हम लोग भी पहुंच गए, और बल्कि काफी रिश्तेदार और मित्र तमाम लोग वहां पहुंचे। तब तक कई दुखद समाचार आ ही चुका था कि जितने और थे ऑक्यूपेंट, उनका देहावसान हो चुका है जी। तो काफी दुखद था, और साथ में ये जूझ रहे थे। और डॉक्टर्स का कहना यही था कि भाई ये तो फाइट कर रहा है, इसके फाइट करने में हमें हेल्प करनी है। मेरा ख्याल है बर्न इंजरी बहुत ज्यादा थी वरुण को। जी, 95% बर्न इंजरी थी। असली चीज वही प्रॉब्लम थी। बाकी उसको ना कोई हेड इंजरी थी, ना कोई फ्रैक्चर था, ना कोई इंटरनल इंजरी थी। ये जो 95% बर्न जो है वो काफी घातक हो गया। बिल्कुल, इतना ज्यादा जल जाने के बाद बहुत असंभव सी स्थिति हो जाती है बच पाना या बचा पाना। इतना जलने के बाद से लड़का, मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह से रोल आउट किया है, क्या किया है, कि कोई चोट नहीं। और साथ में जो उन्होंने रेस्क्यू किया, उनको बोला कि मुझसे ज्यादा सीरियस लोग पीछे हैं। अच्छा। उनको रेस्क्यू करिए। मेरे वाइफ का फोन नंबर ये है, उसको बताइए कि मैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह हूँ और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो उन लोगों ने वाइफ को फोन भी किया था, जिसकी बेसिस पे मुझे फोन आया था कि वो ठीक ठाक है। तो वरुण उस समय जब रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही थी, वहां पहुंची, तो उस समय होश में थे वो? जी, वो रेस्क्यू टीम क्या, वो गांव के लोग थे। अच्छा जी। तो गांव वालों को बताया कि उसके पीछे जो हैं वो ज्यादा घायल हैं, उनको पहले रेस्क्यू करो। और ये भी बताया कि मैं कौन हूँ
और मेरी वाइफ का ये नंबर है, उसको फोन करके ये भी बताइए कि वो ठीक ठाक है। इसी वजह से मेरे पास जब मैं रास्ते में था तो मेरे पास फोन आया मेरी बहू का कि वो ठीक ठाक है, क्योंकि उसको फोन कॉल मिली गांव वालों से जी कि वो ठीक ठाक है, बाकी उसको कुछ नहीं पता था। पर एक सप्ताह का समय सबके लिए जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल था, लेकिन जी। देश भर के लोगों ने कर्नल साहब बड़े दिल से प्रार्थना की, दुआ की। इसमें तो कोई शक नहीं है, देशवासियों ने, जो लोग बिल्कुल ही उनको नहीं जानते थे, सभी ने अपनी तरफ से हर तरह की प्रार्थना, यज्ञ, क्या क्या चीजें नहीं की, और बल्कि मुझे चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा साहब, हर जगह से, मंदिर, हर जगह से खबर मिलती थी कि वहाँ पे आज उसके बारे में पूजा हो रही है या उसके बारे में ईश्वर को याद किया जा रहा है, जिस भी रिलीजन का है, रिलीजन अपार्ट जी। कि यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि वंस अगेन बिल्कुल ही फौजी चीज थी पूरे देश में कि किसी भी धर्म से कोई वो नहीं, सभी धर्म के लोग उसकी सलामत के लिए दुआएं कर रहे। कौन सी चीज थी कर्नल साहब जिसने आपको फाइट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत विकट स्थिति है, अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को इस स्थिति में देखना या इस तरह से खोना, इससे बड़ी पीड़ा क्या हो सकती है माँ बाप के लिए, लेकिन कौन सी चीज थी जिसने आपको इतनी ताकत दी है, शुरू से दी आपको और उमा जी को भी, यानी वरुण की माता जी को भी, जो बहुत हम सबको बड़े श्रद्धा भाव से और बहुत प्रेरणा से भर देती है? कुछ चीजें तो होती हैं कि जो हम लोगों के एक तरह से व्यवहार में शामिल हो जाता है कि आखिर हमें किसी और के सामने वीक नहीं बनना है, नहीं तो दूसरे को अगर हम वीक करेंगे, खुद वीक होंगे तो अगला और वीक होगा जी। हम लोगों को अपने बहू और उसके बच्चों की देखभाल के लिए जरूरी है कि हम पत्थर की तरह उनके साथ खड़े रहें। एक बात ये आती है। दूसरी बात ये आती है कि जो हमें उदाहरण रखना है सबके सामने, वो उदाहरण ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको फॉलो कर सकें। अगर हर एक आदमी ऐसी स्थिति में टूट जाए तो फिर आगे की देखभाल कौन करेगा? सच बात है जी। ट्रेनिंग के दौरान भी एक तरह से समझिए कि हमारे ब्लड में, फौज में, और फौजी के साथ रह रहे के पत्नियों के भी उसमें एक तरह से ये जज्बा ही जाता है। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्हीं के पिता सेवानिवृत्त कर्नल के.पी. सिंह जी और उनकी मां श्रीमती उमा सिंह जी से। कर्नल साहब, उमा जी साथ में बैठी हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण की माता जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा उनको मोबाइल दें, उनसे भी कुछ बातें मैं करना चाहूंगा इस मौके पर। जी 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 नमस्ते। नमस्कार उमा जी, नमन करता हूं आपको जी। आपके बहुत सारे मैंने वक्तव्य सुने इस बीच में, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, इंटरव्यूज, मतलब इतना ज्यादा श्रद्धा भाव से सिर झुकता है आप जैसे विभूतियों के सामने। आप कहती है कि आपका बेटा तो गया नहीं है, वो आसपास ही है। किस रूप में प्रेजेंस को महसूस करती हैं वरुण के? मैं तो यही कहूंगी कि योद्धा था, शूरवीर था और अपनी ड्यूटी पे, अपने कर्तव्य परायणता में वो गया है। वो तो जाके, और इतने लोगों ने उसे याद किया, सच है, अपने प्रेयर्स में ब्लेसिंग्स दी, तो वो कहाँ खो सकता है, कैसे खो सकता है? इतना प्रेम दिया सबने, रिस्पेक्ट दी हमें, तो कैसे जा सकता है? वो बच्चा है, सबके दिलों में है। अगर सबके दिलों में है तो हमारे लिए तो वो जीवित है। सच बात। और जैसे मेरे पति ने आपसे कहा कि हम लोग सचमुच बहुत पहले से, मैं तो सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, मेरे रिश्तेदार में से कोई है जो फौज में है, कई लोग हैं, लेकिन मेरे इमीडिएट फैमिली से कोई नहीं है जिसमें मुझे, जैसे इन्होंने कहा कि हम स्ट्रांग हो जाते हैं, अपने आप को संभालना आ जाता है, परिस्थितियों को का अनुमान लगता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। और यूं कहिए कि एक वाकया भी याद आता है मेरे, जिसे कहते हैं फौज की अनसर्टेनिटी का एक, जिसे कहते हैं साक्षात्कार होना, वो बहुत शुरू में हो गया था, जिसे उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें अनसर्टेनिटीज को के लिए रादर हमें तैयार रहना है। वो किस तरह की परिस्थिति थी जब आप कह रही हैं कि इस तरह का सामना हुआ था? वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि अभी हमारे घर में शादी के तुरंत कुछ दिनों बाद एक हाउस वार्मिंग पार्टी थी जिसमें फौज के, मतलब यूनिट के सभी लोग थे और 2 उसमें भाग में उनको बांटा गया, क्योंकि 20-25 से ज्यादा हो रहे थे, 30 लोग हो रहे थे, और अचानक इन लोगों को किसी इमरजेंसी ड्यूटी में जाना पड़ा। अच्छा। और सब अपनी यूनिफॉर्म में में थे जब घर पे आए खाना खाने, तो वो मुझे एक अजीब सा लगा।
हमारी शादी के बाद का। जी। तो उसमें मैंने कहा फौजी क्या यूनिफॉर्म में घरों में आते हैं, जैसे इनवाइटेड होते हैं तो एक इनफॉर्मल खाने के लिए? तो ये हंसने लगे, कुछ बोले नहीं। अच्छा। हाँ, तो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आज इन लोगों ने कर लिया, डिसाइड हो गया, आने दो, कोई क्या फर्क। मैंने कहा नहीं वो तो बात अलग है। हाँ। तो अचानक जैसे वही इमरजेंसी में कोई ड्यूटी, कॉल ऑफ ड्यूटी में इन लोगों को जाना पड़ा। मैं समझ नहीं पाई, मैंने खाना इन लोगों ने जल्दी जल्दी खाया और चले गए। फिर मुझे सीओ की वाइफ ने, जो सीनियर मोस्ट लेडी होती है जिनको हम माँ समान मानते हैं, जी। उन्होंने मुझे समझाया कि ये परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं हमारे जीवन में। बिल्कुल। तो बस ये मैं कह रही हूँ कि वो मेरा पहला साक्षात्कार था इस तरह की परिस्थिति को सामना करने का। ये जब वरुण पैदा हुए थे उमा जी, उस समय जी। कहाँ पोस्टिंग थी कर्नल साहब की? हम लोग दिल्ली में थे। अच्छा। जी। किस सन में ये पैदा हुए थे? 1982 में पैदा हुए थे दिल्ली में। अच्छा। और जी, और ये 6 महीने के ही मुश्किल से पैदा हुए थे, बैडली प्रीमेच्योर, बहुत अच्छा। ही ज्यादा। अच्छा, 6 महीने का, हाँ वो तो बहुत कम समय है, 6 महीने वो की वही प्रेगनेंसी के बाद। अब हम सोचते हैं अगर रिट्रोस्पेक्ट में, तो कहते हैं कि शायद इस बच्चे को जिंदा रहना था, नहीं तो छमासा तो सभी कहते हैं बचता ही नहीं है कोई, बड़ी मुश्किल से कभी कोई। तो और मुझे तो सब डॉक्टरों ने हाथ में थमा दिया और कहा कि सिर्फ आपकी करेज और वार्मथ और अच्छा। आपका कन्विक्शन ही इस बच्चे को रखेगा सलामत। हमें कभी जिसे कहते हैं कि डीमोरलाइज नहीं किया डॉक्टरों ने, कभी नहीं कहा कि ये नहीं बचेगा या नहीं रह सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत पॉजिटिविटी के साथ मेरे हाथ में दिया, और मैंने उसी पॉजिटिविटी के साथ ही कि मैं पॉजिटिव थॉट्स रखूंगी और ये मेरा बच्चा रहेगा, और वो ही हुआ। उसके हाथ पे तो लकीरें भी नहीं बनी थी जब ये पैदा हुआ था। 6 महीने माँ के गर्भ में कुछ भी नहीं होता समय, ये तो मतलब अचंभे वाली बात है। और आपने, आपके कन्विक्शन, पता नहीं कुछ ईश्वर क्या, आप जो फौजी कल्चर है, फौजी संस्कार हैं, वो सबको इस तरह दे देती हैं वो चीजें, मुझे लगता है इतना मजबूत बना देती हैं। तो ये उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेसी तो नहीं हुई जब बहुत वो छोटे थे? हाँ, नहीं कॉम्प्लिकेशंस जी हुए। अच्छा। इनको हाँ, रोज इनको एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगता, एक नहीं 6 लगते थे, सॉरी। अच्छा। इनका वो मसल नहीं मिलती थी, वो बिल्कुल एक चूजे की तरह थे, मुर्गी के बच्चे की तरह थे, मुर्गी की तरह थे, और इनकी मसल्स ढूंढी जाती थी कि कहाँ पे इंजेक्ट किया जाए मेडिसिन। 1.4 kg के तो थे ये। अरे, तो ड्रेस लाइक अ ड्रेस चिकन, आई मस्ट से। मैं सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं उसकी, लेकिन आपने अपने हाथों में उस बालक को कैसे परवरिश की और किस रूप में इस देश को दिया, वो बहुत प्रेरक है उमा जी। इनके जब चलने फिरने लगे होंगे, जाहिर सी बात है, उस समय स्वस्थ हो चुके थे जब 2-3-4 साल के हो गए थे, या थोड़ी वीकनेस थी उनको किस तरह की? अब रही होगी तो मुझे तो नहीं समझ में आया। अच्छा। और मैंने तो इनको अपना देसी तरीके से पाला, जैसे हमारी माँ ने, दादी नानी ने सिखाया था, या हमने देखा, सिखाता कौन है, बट जो देखा था, जो महसूस किया था, वैसे ही अपनी घरेलू सब्जियां, दलिया, दाल, चावल, यही सब से खिला के इनको बड़ा किया। और तो मुझे दादी लोग जैसे मालिश क्या करती थी तेल से बच्चों को, धूप में उनको लिटा के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जरूर किया है। जी। और सरसों के तेल की, ये भी नहीं कि ऑलिव ऑयल की। हमने बचपन में यही देखा गांव में, और इस बात की बहुत अहमियत है, इस तरह से मालिश सरसों के तेल से धूप में लिटा के करना, मसल्स मजबूत होती हैं। ये तो तब का ये खैर ये परंपराएं थी, इस तरह की एक सिस्टम था बना हुआ। स्कूलिंग कब से, कहाँ पहली बार स्कूल में गए थे वरुण? बहुत छोटे थे, माधोपुर में इनका पहली वो एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट हुई थी। माधोपुर, पठानकोट के पास। अच्छा, पठानकोट के पास। हाँ जी, पंजाब में। जी, पंजाब में जी। तो जो शुरुआती बचपन था वरुण का, किस तरह का, शरारती थे या इंट्रोवर्ट थे या किस तरह के? नहीं, बिल्कुल शरारती नहीं था। अच्छा। बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट था और शांत बच्चा था। यहाँ तक कि अगर जैसे कहते हैं, मैं धूप में बैठ करके, 1-1.5 साल का रहा होगा, अगर मैं बाहर धूप में बैठ के चारपाई पे अगर स्वेटर बिन रही थी, जैसे माधोपुर की बात कर रही हूँ, तो ये बच्चा, अगर इसको कह दूं कि तुम ऊन को हाथ नहीं लगाओगे, गोले को अपने खिलौनों से खेलोगे, तो वो नहीं छूता था। अच्छा। मतलब मैं खुद ताज्जुब करती थी, और मैं ये बात लोगों से शेयर भी करती थी कि अगर इसको कह दिया ये नहीं छूना है, तो वो नहीं छूता था।
अपनी चीजों से ही खेलता था, उसी में बिजी रहता था। वरुण की कुछ नेचर या आदत ऐसी थी सोशलाइजिंग की, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने की, मिलने जुलने की लोगों से? नहीं। अच्छा। थोड़ा चुपचाप रहने वाला बच्चा था, किताबों में घुसा रहता। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको डिस्कवरी चैनल देखने का टीवी पे हाँ। बहुत शौक था। उसी को लेकर के दोनों भाइयों में थोड़ा झगड़ा होता था, वाद विवाद, कि भाई मैं देख रहा हूँ, मुझे दूसरा नहीं देखने देता है। अच्छा, छोटा भाई लड़ता था। तब छोटा भाई भी आ चुके थे? जी। हाँ, उनका नाम क्या है? हाँ, छोटे भाई का? उनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह। तनुज सिंह। तो तनुज और वरुण में कितना डिफरेंस है? ये करीब 5 साल का फर्क है इनका। अच्छा। तो ये मैं बाद की बात कर रही हूँ। दिल्ली पहुंच गए थे या कहाँ के एकदम से स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ, नहीं, और बड़े हो गए थे जब हम दिल्ली में थे सेकंड टर्म, या चंडी मंदिर रही होगी बात, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, चंडी मंदिर की, वहां पे वरुण जो है बड़े हो गए थे और उनको किताबें पढ़ने का, और ये जिसमें कॉमिक्स में मार्वल की हुई या जिसमें एडवेंचर वाला था वो कॉमिक्स पढ़ता था, और डिस्कवरी चैनल ज्यादा देखता था। अच्छा, जहाजों को लेकर, एयरक्राफ्ट्स को लेकर कुछ अधिक अलग तरह का पैशन था वरुण का शुरू से? क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी अपने प्रिंसिपल को आर्मी स्कूल के चंडी मंदिर को, तो उसमें इस बात का जिक्र भी किया है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। इनफैक्ट वो डिस्कवरी चैनल देखते ही कहूंगी मैं, हाँ, कि उसका शौक या उस तरफ रुझान हुआ, और उसने मेंशन करता था कि, और देखते थे हम लोग, जैसे हमसे अगर डिमांड भी करता था तो वो छोटी कारें जो होती हैं उसकी जगह पे वो एयरक्राफ्ट की तस्वीरें देखता था, या चाहता था कि कोई मुझे छोटी वाली कार की जगह पे कोई मुझे एयरक्राफ्ट दे दे। आई एम टॉकिंग एज अ यंग टीनेजर, 13-14 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ मैं। हाँ। तो ये हमें समझ में, हमने कहा शायद एक्साइटमेंट है। फिर वो वीडियो गेम्स खेलता था तो वो भी एयरक्राफ्ट वाले और इस तरह के खेलता था, तो रुझान तो दिखता था, पर ये नहीं लगता था कि ये पैशन है। जी, क्योंकि बाद में जब ये चिट्ठी पब्लिक में आई, सोशल मीडिया में आई, मैंने खुद पढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने पूरा उसका कोट किया अपने मन की बात में, उल्लेख किया। जी, और उसमें उस चिट्ठी में इन्होंने लिखा था कि मुझ में हवाई जहाजों और एविएशन को लेकर बहुत जुनून था, और ये चीजें मुझे अपने पैशन को पूरा करने का अवसर जब एनडीए में मैं गया तो वहां जाकर मुझे मिला। बिल्कुल सही। हाँ, श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन्हीं के पिता सेवानिवृत्त कर्नल केपी सिंह जी और उनकी मां श्रीमती उमा सिंह जी से। कर्नल साहब, वरुण ने अपने चिट्ठी में जिस तरह से लिखा है कि मैं एक बहुत साधारण स्टूडेंट था और 12वीं क्लास में मुश्किल से फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स मुझे मिले थे, लेकिन उनकी बात से ये बड़ी साफ समझ में आती है कि पढ़ाई तो अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता किसी और चीज में। वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने का जो पुट था वरुण में, वो मुझे लगता है कि उस दौरान उनके जहन में बीज रूप में आ चुका था, जो जहाजों को लेकर पैशन है, एविएशन को लेकर। तो इनकी वो जो एनडीए की तरफ की जो यात्रा थी, वो क्या घर के माहौल की वजह से थी या उनकी इच्छा थी कि उनको पहले से ही कि जाना है इसमें? देखिए, ऐसा है कि वरुण पैदाइश के बाद से जो सबसे बड़ा शहर आप कहिए कि जहाँ पे हम लोगों के साथ रहा हुआ है चंडी मंदिर। अच्छा, वेस्टर्न कमांड में बाकी थे? वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर के पास में मैं पोस्टेड था, मतलब वही चंडी मंदिर के अंदर। 2 बार मैं पोस्ट हुआ, एक बार वरुण काफी छोटे थे और दूसरी बार तो वहीं से एनडीए गए, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। पहली बार तो किसी और स्कूल में थे क्योंकि हम लोग मिड सेशन आए थे। बाकी आप देखिए कि ऐसी जगहों पे वो रहा है बच्चा कि जहाँ पे मतलब कि जिसको बैकवर्ड से भी ज्यादा बैकवर्ड बोले, मतलब कश्मीर के बिल्कुल ही कोने में जब तक 3 साल का हुआ। अच्छा। उसके बाद से माधोपुर, जो कि पंजाब और जेएनके का बॉर्डर है, छोटी सी जगह बिल्कुल ही। माधोपुर से हम आए, जो चले गए हम लोग पानागढ़। अच्छा। पानागढ़ उस टाइम में दुर्गापुर के पास है, अभी तो थोड़ा बड़ा फौजी स्टेशन हो गया है, बिल्कुल ही गॉड फॉर सेकंड जी, कुछ नहीं मिलता था। उसके बाद से वापस चंडी मंदिर आए हम लोग, तो उस टाइम में भी अभी ये 9th में नहीं था, छोटा ही था। वहां से हम लोग गए गोपालपुर, वहां भी यूनिट रेज हो रही थी। अच्छा।
गोपालपुर एट सी ये, और वहाँ से गंजम डिस्ट्रिक्ट का जो बेरहामपुर है वहाँ पे ये स्कूल में पढ़ने जाते थे बस में बैठ के। बस क्या ट्रक, वो अपना फौजी ट्रक ही होती थी बस, उस टाइम होती नहीं थी। तो हर जगह समझिए कि एक तरह से कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे कि बड़ा लेविश और बड़ा ओपन सब कुछ और होराइजन इतना ब्रॉडन कि आदमी चूज करे, लेकिन उसने अपना दिमाग जो बनाया। और वहां से जब गोपालपुर से हम लोग निकले तो उसके बाद गए गांधी धाम। अच्छा। गांधी नगर नहीं, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, गांधी नगर से गांधी धाम कांडला पोर्ट है। अच्छा, मतलब वो भी एक गांव है समझिए, गुजरात में ही। गुजरात में कांडला पोर्ट पे जी। पोर्ट की लाइफ है, उसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। तो वहां पे मतलब 9th और 10th उसने वहां से किया। उस टाइम में 9th में उसको एकाएक मतलब ये जो उमा ने बताया कि थोड़ा पैशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, वहां पे बिल्कुल ही 9th में इसको लगा कि मैं तो पायलट बनूंगा एयरफोर्स का और फाइटर पायलट बनूंगा। अच्छा। तो एक दिन कोई हवाई जहाज वगैरह उड़ते देखा और छोटे भाई को बोला देखना इसे ऊपर उड़ के दिखाऊंगा मैं। अच्छा, क्या बात है। और उसके बाद से तो हवाई जहाज एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, जैसे हम लोग मैं एयर डिफेंस में था तो जैसे हवाई जहाज पहचानने के लिए क्या चीजें होती हैं हम उससे बेहतर जानने लगे एक तरह से। अच्छा। कि किस हवाई जहाज को कैसे पहचानते हैं, क्या है। और इन सब चीजों में उसका डिस्कवरी चैनल जैसा कि हुमा ने बताया और कुछ नॉवेल्स ये चलता रहा। उसके बाद से हम लोग आए चंडी मंदिर। अच्छा। वहां पे इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया 11th में जी। तो चंडी मंदिर में आने के बाद से जो फाइटर पायलट वाला गांधी धाम में था वो हो गया कि अभी नहीं, मुझे डीप स्ट्राइक फाइटर पायलट बनना है। अच्छा, ये क्या होता है? कि ये जैसे कि कुछ होते हैं कि जो कि अपने ही देश में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं दुश्मन की टेरिटरी में। अच्छा। इनको चाहिए कि जो दुश्मन की टेरिटरी में खूब अंदर जाके मार के आ सके। अच्छा। अच्छा। तो अब हमने कहा ठीक है बेटा, सब कुछ तो सही है। हाँ। और पढ़ने में जैसा कि चिट्ठी में उन्होंने लिखा है मीडियोकर थे, लेकिन एक चीज उसके अंदर थी, वो था सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा। और दूसरा था लगन। ये दो चीजें को कंबाइन करके अगर उसने एम कुछ कर लिया है उसको कोई नहीं रोक सकता। और एक्सपेरिमेंट करने का, छोटी मोटी चीजें, जैसे मैं बताऊं कि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, वो राइट हैंडर था, कहता मैं लेफ्ट हैंड से बैटिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा। एंड ही केप्ट ऑन बैटिंग विद लेफ्ट हैंड। हालांकि नॉर्मल कोई ज्यादा चैंपियनशिप नहीं, बॉलिंग राइट से करना, बैटिंग लेफ्ट से करना, सिर्फ इसलिए कि मैं दिखाता हूँ। तो इस तरह की चीज चलती रही। और फाइनली जब वहीं से एनडीए में जैसे कि जब अक्टूबर में एग्जाम होता है, अभी आप 12th में अपीयर भी नहीं हुए होते हैं तो रिटन एग्जाम होता है जी। और 12th का और एनडीए का रिजल्ट तकरीबन साथ साथ आता है जून के महीने में, और 1 जुलाई से कोर्स शुरू हो जाता है। तो ये चले गए वहाँ जाने के बाद से, बल्कि जो मीडियोकर का इन्होंने लिखा है उसमें सही है, 62% थे इसके। अच्छा। और साथ में एक और चीज थी कि मैथ से इसको काफी नफरत थी। काफी बच्चों को होती है। हाँ, फिजिक्स से थोड़ी नफरत थी। तो मैंने सिर्फ एक दिन ये बताया कि बेटा देखो 2-3 चीजें ध्यान में रखना। हाँ। फ्लाइंग इज ऑल फिजिक्स एंड मैथ्स। सच है। फ्लाइंग में फिजिक्स और मैथ्स के बगैर फ्लाइंग हो नहीं सकती है। और इस लड़के ने फिजिक्स और मैथ्स को ऐसा पकड़ा कि इवन फौज ज्वाइन का मतलब एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद भी हर एक मतलब टेस्ट पायलट के लिए भी जरूरी है, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी जरूरी है, हर एक डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मैथ्स और फिजिक्स उसने हैंडल किया। अच्छा। उसका लक देखिए, जब कमीशन हुआ तो उसको स्क्वाड्रन मिला जागुआर। अच्छा। डीप स्ट्राइक। जो इच्छा थी उनकी, जो उनकी इच्छा थी। क्या बात। और उसके बाद से तो खैर धीरे धीरे अपना जिस तरह से वो सीढ़ियां चढ़ता गया, क्योंकि लक्ष्य उसका बिल्कुल ही साफ था कि मुझे उसके बाद अगला कदम क्या है भाई, मुझे क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनना है। अच्छा।
तो उसके लिए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन गए भाई। टेस्ट टूस्ट जो भी होते हैं वो सारी चीजें पास करके, और वहाँ पे बनने के अलावा जो मेरे ख्याल से 2-4 ट्रॉफियां थी वो सब समेट के लाए। और उसके बाद से बीदर में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रहे, लोगों को सिखाते रहे, एयरफोर्स वालों को। उसके बाद से अगला टारगेट जो होता है ये है कि मुझे टेस्ट पायलट बनना है। तो टेस्ट पायलट इनके यहाँ 2 तरह के होते हैं, फिक्स विंग और रोटर विंग हेलीकॉप्टर वाले, और फिक्स वाले। ये फिक्स वाले बने। अच्छा। और फिक्स वाले में भी एक कैटेगरी होती है जो कि थोड़ी सी लोग कहते हैं एक सुपीरियर कैटेगरी होती है, जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। यानी जितने फिक्स विंग है सारे उड़ाने हैं आपने, और एक्सपेरिमेंटल मीन्स जो हवाई जहाज कभी उड़ा नहीं है उसको भी उड़ाने की जरूरत पड़े तो आपने उड़ाना है। अच्छा। तो हिज अचीवमेंट्स, मतलब अचीवमेंट्स तो जहाँ उसने हाथ लगाया कि ये मुझे करना है वो हुआ। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने जो चिट्ठी में जो चीज लिखी है, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपने बारे में लिखा है कि मैं एक साधारण विद्यार्थी था, लेकिन जो असाधारणता उनके अंदर थी, दरअसल मुझे लगता है यही असाधारणता है कि वो अपने आप को साधारण मान के असाधारण के लिए कोशिश की उन्होंने, जुनून के साथ काम किया और उस लक्ष्य को हासिल भी किया। जुनून और सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ बिल्कुल, वो अनुशासन। अब देखिए ये गगनयान के लिए जब उसको तैयारी करनी थी, अच्छा, जो कि गगनयान के लिए शॉर्टलिस्टेड था, अच्छा, तो गगनयान के लिए तैयारी करनी थी तो उसने अपना पर्सनल ट्रेनर रखा था, फिजिकल ट्रेनर। हाँ। और ऑलमोस्ट 1 साल। और गगनयान में मतलब एक तरह से था कि जा ही रहा है वो, तो थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन जो इनके यहाँ होती है बड़ी अजीब सी, कुछ जॉ बोन डेंसिटी या इस तरह का कुछ, अच्छा। मतलब कि कोई सीरियस चीज नहीं थी। हालांकि लोग कहते हैं, कई लोगों ने मुझे बताया ये तो उसके लिए जो 6 महीने स्पेस में रहे। मैंने कहा भाई अब जो भी रशियन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनकी जो भी मर्जी है जी, तो अदरवाइज वो गगनयान के लिए शॉर्टलिस्टेड थे। तो ये सब चीजें जो है, एक चीज की जो मुझे करना है डिसाइड कर लो, उसमें कितनी मेहनत करनी है उसके पीछे नहीं हटना है, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मेरा सेल्फ डिसिप्लिन जो है मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, ये बस इरादा करके आगे बढ़ना, एंड दैट्स हाउ ही वेंट ऑन। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में जिक्र किया था। उनके कुछ पत्र, उनके उद्गार, उनकी वो सीख जो उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के लिए खासतौर पर लिखकर भेजी थी। लेकिन वो पत्र और उसकी सीख जो है, उस पत्र में उल्लिखित बातें मुझे लगता है कि हर किशोर, हर युवा के लिए मार्गदर्शक बनेंगी। आज ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पिता कर्नल केपी सिंह जी और उनकी मां श्रीमती उमा सिंह से हम उन्हीं के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। कर्नल साहब, जो 2020 में एक 12 अक्टूबर को घटना घटी थी तेजस को लेकर, और जिस कुशलता के साथ इन्होंने अपने स्किल को, अपने इंटेलिजेंस को, अपना कंसंट्रेशन जो होती है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का व्यक्तित्व तो हमने अभी तक वरुण का सुना, आपसे जाना, वो थी भी उनमें। वो क्या घटना थी तेजस को लेकर, जिसके लिए बाद में 2021 में उनको शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया? जी, ऐसा है कि ये गए थे, एक अवार्ड होता है चीफ का, कमेंडेशन कार्ड जी, मतलब चीफ साहब जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं किसी की सर्विस। तो एयरफोर्स डे होता है जो 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को, उसके लिए ये एक एयरक्राफ्ट लेके गए थे अपना हिंडन। अच्छा, क्योंकि वहीं पे होता है एयरफोर्स डे जी। तो एयरफोर्स डे के दिन इनको कमेंडेशन मिलना था, तो उन्होंने कमेंडेशन रिसीव किया। एक तरह से एक अवार्ड है। अवार्ड मिलने के बाद से इनको 12 तारीख को जब वापसी से पहले सिस्टम चेक सॉटी होती है, अच्छा, उसमें 30,000 या ऐसा ही कुछ, क्योंकि पूरी डिटेल तो पता नहीं, और जो मुझे छोटी मोटी बताई भी गई है मैं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ जी जी। तो उसमें इनका नॉर्मल जैसे केबिन प्रेशर खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, वो तो माइनर चीज होती है। लेकिन जब नीचे आना शुरू किया तो सारे सिस्टम फेल हो गए। अच्छा, अब वो सारे सिस्टम फेल होने के बाद से तो 2 ही चॉइस बचती है, या तो इजेक्ट करे, लेकिन ये मोहन नगर के ऊपर थे, इन्होंने इजेक्ट करने से मना किया और बोला मैं अभी कंट्रोल करता हूँ, और फिर फाइनली इन्होंने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर लिया। तो आबादी में इसको इजेक्ट करने से बचना इसलिए जरूरी था कि वहाँ नुकसान ज्यादा हो सकता था। जी जी, एक तो वो, लेकिन जब इन्होंने कंट्रोल किया उसके बाद से दोबारा 10,000 पे और भी बुरा हादसा हुआ, वो हुआ प्रॉब्लम जी, पूरा सिस्टम फिर से फेल हो गया। अच्छा, तो अब इसके बाद से तो कोई
मतलब जितने इनके साथ के हैं कहते हैं कि 1000 में से 999 तो बेल आउट करते, लेकिन इसने बेल आउट नहीं किया। क्योंकि मैंने पूछा कि भाई तुमने बेल आउट क्यों नहीं किया उस टाइम में। बेल आउट कहता है मतलब दो चीजें अपने को बचाने के लिए, अपने एयरक्राफ्ट को से। बचाने के लिए हाँ। एयरक्राफ्ट। कहता है 2 चीजें थी, अभी भी मैं रहायशी इलाके से बाहर नहीं था। अच्छा। दूसरा था कि ये तेजस का पहला क्रैश होता, ओह। अभी तक तेजस का कोई क्रैश नहीं हुआ है, और इसकी गलतियां फिर हमें नहीं पता लगती कि क्या प्रॉब्लम हुई है ताकि ये प्रोजेक्ट हमारा फिर पीछे ना हो जाए। क्या बात है। नहीं तो ये प्रोजेक्ट 7-8 साल पीछे हो जाता। तो पूरा रिस्क लिया, बट अगेन पूरी ट्रेनिंग, पूरा कंसंट्रेशन, सब कुछ करके फाइनली ही लैंडेड। एंड जब लैंड किया, मेस में पहुंचे तो वहां पे लोगों ने ऑलरेडी केक रखा हुआ था, हैप्पी सेकंड बर्थडे। क्या बात है। एक ऐसे फौजी के लिए तो इस तरह के पल आते रहते हैं, वो मौत को मात देकर बार बार जिंदगी की तरफ लौटता है, और सच है कि हर बार ये एक नई जिंदगी होती है उसके लिए। जी जी, सही कह रहे हैं। कर्नल साहब, उमा जी से थोड़ा बात कराएं। एक मिनट जी। जी बोलें। उमा जी, वरुण अक्सर आप लोगों के पास तो आते रहते थे भोपाल, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो जहाँ भी रहे, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग रही, पर आप लोग भोपाल में चुकी हैं तो वहाँ उनका आना होता रहता था। अभी फिलहाल थोड़ा सा कम हो गया था, जैसे इन्होंने बताया मेरे हस्बैंड ने कि वो ट्रेनिंग कर रहा था, तो जो भी उसे छुट्टी मिलती थी वो उसमें लगा देता था, अपनी पढ़ाई में, अपने आप को इम्प्रूव करने में और अपनी ट्रेनिंग में। अच्छा। और आया है, लेकिन इस बार फिर आने कह रहा था कि बहुत दिन हो गए घर नहीं गया हूँ, तो 23 दिसंबर को आने वाला था। बच्चे आ जाते थे, गीतांजलि मेरी बहू आ जाती थी जी, तो हमेशा आती थी। पिछली बार जब वो आए थे, मेरा ख्याल है दिवाली के समय आप आए थे। वो इस दिवाली को नहीं। इस दुर्घटना से पहले आखिरी बार कब मुलाकात हुई थी आप लोगों की? बहुत पहले की बात है, भोपाल में ही आए थे। हाँ। लेकिन 3-4 साल से पहले तो ही की बात रही होगी। अच्छा। हम लोग मिलते रहे हैं। हाँ हाँ। भोपाल नहीं आया है, मिलते रहे पर हैं, मुलाकात होती रही है। मुलाकात होती रही है। जैसे शादी पड़ी, कई बहनों की शादी हुई, उसमें आ जाता था। कोई भी और इस तरह के संस्कार, त्योहार कुछ हुआ। अब जैसे दिवाली पे उन्होंने एक सोचा कि हम लोग लखनऊ जाते हैं, अपने सारे बड़े पापा, ताई जी, ताऊ जी, चाचा चाची, इन लोगों के साथ मिलते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो वो बहुत इस तरह का बच्चा बन गया था, जबकि बहुत एक्सट्रोवर्ट नहीं था, जैसे आपने पूछा, ही वॉज एन इंट्रोवर्ट। लेकिन ये सारा क्रेडिट मैं अपनी बहू को देना चाहूंगी। शादी के बाद उसने इस क्वालिटी को उभारा उसके अंदर। वो नर्चर करता था, प्रेम करता था सबसे, लेकिन एक जिसे कहते हैं, एक नेचर होने के कारण वो एक एग्जिबिट नहीं करता था, दिखाता नहीं था। लेकिन मेरी बहू ने उसको बढ़ावा दिया कि तुम्हारी इतनी बहनें हैं, हाँ। क्यों नहीं उनसे मिलते हो, क्यों नहीं जाके राखी बंधवाते हो, क्यों नहीं बुलाते हो। तो हाँ, क्या बात है। मैं सचमुच कहती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई डॉटर इन लॉ। अब तो क्या डॉटर इन लॉ कहाँ रहेगी, बेटी हो गई हमारी। तो बिल्कुल सच बात है। तो उसने इस क्वालिटी को उभारा और उसका साथ दिया, क्योंकि बिना पत्नी के साथ के कोई भी पति आगे बढ़ नहीं सकता। एंड आई मीन, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये तो मैंने देख लिया है कि लाइक द सेइंग गोज, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। जी, वो मेरी बहू है, इसमें कोई शक नहीं। उमा जी, चूंकि गीतांजलि की माने स्थिति ऐसी है कि उनसे बात करना, हाँ। ना तो हिम्मत होती है हमारी, ना संभव हो पाएगा उनके लिए, लेकिन ये जानने की उत्सुकता जरूर है कि गीतांजलि से वरुण की मुलाकात कब हुई, कहाँ हुई? क्योंकि आप जैसे कह रही हैं, गीतांजलि ने वरुण के जीवन में बहुत कुछ बदला, बहुत सकारात्मक दिशा दी बहुत सारी चीजों में। तो ये यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई थी? हुआ ये कि पूना में थे। पूना कैसे पहुंचे मुझे याद नहीं है। वहाँ शायद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे पुणे में वरुण? पुणे में पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। या अगर है भी तो मैं शायद विस्मृति हो रही हो। लेकिन पूना में एक हमारे फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की एक क्लासमेट, वो रूममेट होती थी गीतांजलि। अच्छा। तो किसी वजह से या तो मिलने गए होंगे रितिका से या कैसे, फिर वहां पे मुलाकात हुई शायद एक दूसरे के लिए। हाँ सॉरी, एनडीए में थे, इन्होंने अभी बताया मुझे। हाँ, हाँ। एनडीए तो पूना में ही है। बिल्कुल। तो उसमें गए हॉस्टल में मिलने, तो गीतांजलि उस फ्रेंड की रूममेट थी,
तो वहां मुलाकात हुई थी इनकी। अच्छा। और उसके आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया। बाद में जब हो गया तब मुझसे कहा कि मुझे ये लड़की मुझे पसंद है। फिर 20 जनवरी 2008 को फिर शादी इंदौर में संपन्न हुई थी। जी 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 जी। तो वरुण के मेरा ख्याल है एक बेटा है, एक बेटी है ना? जी। कितने बड़े हैं? बेटी 8 साल की है और बेटा 11 साल का है, वो बड़ा है। उमा जी, मैंने इस स्पीच में चूंकि मैंने सुना और कुछ ऐसे कॉमन लिंक्स भी निकल कर आते हैं। आप लोगों का जो रूट्स हैं बेसिकली वो उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले में कहीं है जी। कौन सी जगह है? क्योंकि वहां भी लोग बहुत दुखी थे, बहुत सारी पूजा पाठ की, मुझे ऐसा पता लगा था, और लोगों से बातचीत भी मेरी हुई वहां देवरिया में, जहां गांव है शायद आप लोगों का। कन्हौली है, कन्हौली गांव है हमारा। हाँ। तो वहाँ देवरिया। हाँ। तो कर्नल साहब का वहाँ किस तरह से मतलब किस तरह के परिवार या लिंक या रूट्स हैं वहाँ? जी, वो हमारा एंसेस्ट्रल होम है। अच्छा, कन्हौली। कन्हौली, जहाँ मेरे सास ससुर, मेरे और ससुर के बड़े भाई, मतलब परिवार सारा वहीं पे था। ये लोग कई साल पहले कोठा से आके ये लोग यहाँ बस गए थे कन्हौली में। जी। और यहाँ तक कि रुद्रपुर में भी, जैसे जो आपने कहा कि एक सैलाब जैसा उठा था वरुण की तेरही के टाइम में, और वहां से ये लोग मार्च करके आए थे पूरा। मैं तो हैरान रह गई थी, इतना लंबा तिरंगा लेकर के साथ में वरुण की जय जयकार करते आए जी। मेरा सर तो सचमुच गर्व से ऊंचा हो गया। और शायद यही है जो मुझे एक सकारात्मक सोच देने की प्रेरणा देता है, और मेरी ताकत है। मैं सचमुच जब थोड़ा दुखी होती हूँ, जैसे अभी याद आती है जी, तो अपने आप को संभाल लेती हूँ, यही याद करके कि ऐसी मौत बहुत लोगों को नहीं मिलती है, बहुत कम होते, भाग्यशाली होते हैं। बस मैं तो यही सोचती हूँ। और उमा जी, ये तय है, आपकी बात इतना बल देती है, हम खुद महसूस करते हैं कि वरुण हमारे आसपास ही हैं, रहेंगे, और हम सबको इंस्पायर भी करते रहेंगे इसी रूप में। मेरी भी यही इच्छा है, क्योंकि हमने कहा था, किसी ने पूछा था, कभी बोला मैंने याद नहीं कब कहा, कि बैंगलोर में जब हम लोग निकलने लगे थे, वरुण के साथ अपनी लास्ट जर्नी करने लगे थे जी, तो हमारे कोर परिवार में मेरा छोटा बेटा और पति थे। हम तीनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे का, हमने कहा वरुण तुम बिल्कुल हम लोगों में लिप्त मत रहना, हमारे लिए परेशान मत होना, तुम जहाँ भी रहो सुखी रहो, खुश रहो। और हम जैसे कहते हैं, हम सचमुच हम तीनों ने कहा कि हम तुम्हें रिलीज करते हैं बेटा, क्या बात, हम तुम्हारे लिए रोएंगे नहीं, तुम प्रसन्न रहो। और जितने लोग हैं, अगर कैसे होता है मुझे नहीं मालूम, ये तो सिर्फ कल्पना है और इच्छाएं हैं, उनको गाइड करो, तुम्हारे सिखाए रास्ते पे ही वो चले आगे, बस यही इच्छा है मेरी। मुझे लगता है कि उमा जी, वरुण सशरीर नहीं है, लेकिन पहले जितने लोगों को उन्होंने प्रेरित किया होगा, प्रभावित किया होगा, उससे कई गुना ज्यादा इसके बाद, अपना नश्वर शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने किया है। पूरे देश भर में उनके बारे में लोगों को जानने की उत्सुकता, युवाओं को उनके बारे में पढ़ने की उत्कंठा, और प्रेरणा कितनी बड़ी बनी है वो, ये सच बात है। अब उनका कर्म और उनकी जो आभा है वो हम सबको रोशन करती रहेगी। उमा जी, आपका और कर्नल केपी सिंह जी का बहुत बहुत आभार, आपने जो समय दिया है, और जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के बारे में आपने इतने सारे बहुत ही भावपूर्ण, बहुत ही संवेदना से भरे हुए पलों को हमारे साथ शेयर किया है। आपको, पूरे परिवार को हम आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं आप सभी का। हमारी तरफ से आप सबको हमारा आभार, पूरे देशवासियों के लिए, सबके लिए। मैं कहती हूँ जिसने एक पल भी उसको याद किया है और आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए हमारा आभार, मेरा और मेरे समस्त परिवार का। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।